दोस्तों नमस्कार। द स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। जब से कास्ट सेंसस की घोषणा की है भाजपा ने, तब से सब यही सोच रहे हैं कि भाजपा की राजनीति हो जाएगी खत्म। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी अब जाति की राजनीति कैसे करेगी। लेकिन अगर आप भाजपा का इतिहास देखेंगे तो जाति राजनीति को जिस तरीके से उसने साधा है, उतना किसी और पार्टी ने नहीं साधा है। आज हम इसी विषय पर करने वाले हैं बात कि आखिर जातीय राजनीति में भाजपा टिक कहाँ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता कहे जा सकते हैं। वैसे कई लोग उनके ओबीसी स्टेटस को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जो उनकी जाति है वो ओबीसी के अंदर ही आती है। और जब से भाजपा ने अभी कास्ट सेंसस की घोषणा की है कि चूंकि पहलगाम वाला पूरा मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद भी भाजपा ने अचानक से पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाई और उसके अंदर उन्होंने फैसला ले लिया कि देश में जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना जरूर की जाएगी। अगर देखा जाए तो आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होने वाली है घोषित तौर पर। वैसे 2001-2011 में भी जातियों को काउंट किया गया था, पर उनको पब्लिक नहीं किया गया था। लेकिन फिर यहाँ पर भाजपा ने कह दिया है कि इस बार हम लोग यहाँ पर जाति जनगणना करेंगे और जो रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग यहाँ पर पब्लिश जरूर करेंगे। अब इसके बाद हर किसी ने यही कहा कि भाई इस यह तो राहुल गांधी की जीत है, तेजस्वी यादव की जीत है, अखिलेश यादव की जीत है। अब वो लोग कितना इसको इनकैश करा पाएंगे, ये बात किसी और वीडियो में। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर भाजपा क्या जाति राजनीति करती है। आप देखेंगे तो भाजपा का उदय 1980 में हुआ था। उस समय से भाजपा लगातार हिंदुत्व की राजनीति करते चली आई है। यहाँ तक कि 1989 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस सरकार का भाग भाजपा हुआ करती थी और भाजपा को यह लगा कि हिंदू जातियां बढ़ जाएंगी तो ऐसे में भाजपा का वोट बटेगा। तो उन्होंने मंडल के अपोज में कमंडल की राजनीति यहां पर शुरू करी। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। उस समय से लगातार यह स्पष्ट होता रहा कि भाजपा एक ब्राह्मण बनिया पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, इसलिए भाजपा जाति राजनीति में यहां पर फिट नहीं होती। आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे भी तो भाजपा के कई सारे नेता जातीय जनगणना की हमेशा उपेक्षा करते चले आए हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से 2023 से इस मुद्दे के साथ चिपके हुए थे, भाजपा के पास अब कोई मौका बचा नहीं था। दबाव में उन्हें इसको स्वीकार करना पड़ा और अब जाति जनगणना होगी। लेकिन क्या सही में भाजपा ने जाति की राजनीति नहीं की है? चलिए इस बात को देखते हैं। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आते हैं ऐसे समुदाय से जो कि मार्जिनलाइज सेक्टर में आता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं ओबीसी समाज से और वहीं पर राष्ट्रपति जी आती हैं एसटी समाज से। अब भाजपा को 3 बार मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का, जिसमें उन्होंने एक बार बनाया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। उसके अलावा उन्होंने बनाया दोबारा एससी समुदाय से, जो जहां पे रामनाथ कोविंद जी आते थे, और इस बार एसटी समुदाय से बनाया है द्रौपदी मुर्मू जी को। तो भाजपा हमेशा जातीय राजनीति में खुद को जोड़ने का प्रयास करती है और वह राजनीति करती भी इस तरीके से है जहां पर हर समाज के लोगों को वह अपने पास एकत्रित कर सके। अब यहां पर एक बात और देखेंगे कि अगर जो भाजपा के मुख्यमंत्री बने हुए 4-5 केस आपके सामने हैं जहां से स्पष्ट होगा कि भाजपा लगातार जातीय समीकरण को बैठाने का प्रयास करती है। एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा से। हरियाणा में याद होगा कि जब चुनाव होने थे लास्ट ईयर, उसके पहले अचानक से मनोहर खट्टर को बदल दिया गया, जो कि खत्री समाज से आते थे। उनकी जगह पे पिछड़े समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। अब चूंकि ओबीसी समाज बहुत बड़ा तबका नहीं है हरियाणा में, लेकिन फिर भी वहां पर उन्होंने एक तरीके से गैम्बल खेला। नायब सिंह सैनी चूंकि यहाँ पर मिलनसार नेता है, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और नतीजा आया कि बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगा दी। और उसके अलावा बीजेपी ने वह काम किया वहां पर जो पिछले 2 बार वह नहीं कर पाई थी, सबसे अधिक सीट प्राप्त कर ली उन्होंने वहां पर। और ऐसे में उन्होंने वहां पर एक ओबीसी समाज से आने वाले चेहरे को बना दिया मुख्यमंत्री। अगर हम चलें गुजरात, वहां पर भूपेंद्र पटेल हैं बीजेपी की तरफ से सीएम। अगर आपको 2017 याद हो तो गुजरात में पाटीदार आंदोलन बहुत तेजी से चढ़ा हुआ था। हार्दिक पटेल उसका चेहरा हुआ करते थे और भाजपा वहां पे बहुत पीछे जा रही थी। भाजपा
मतलब जब से 1995 के बाद से 2017 पहला ऐसा मौका था, जब गुजरात में यह एहसास हुआ कि भाजपा यहाँ पे सरकार नहीं बना पाएगी। अगर मोदी जी अंतिम दौर पे ना उतरे होते ना, तो वहां पर इनका सूपड़ा साफ था, ये एकदम गारंटी की बात थी। 100 सीटों से कम पे आके ठिठक गई थी भाजपा। और तब यहां पर उन्होंने कुछ समय तक अन्य समाज के लोगों को बना दिया था मुख्यमंत्री, लेकिन जैसे ही मौका मिला, उन्होंने पाटीदार समाज से आने वाले भूपेंद्र पटेल को बना दिया वहां का मुख्यमंत्री। और फिर आप देखते ही हैं कि जो अगला चुनाव हुआ वहां पर, उस चुनाव में भाजपा को वहां पर 156 सीटें प्राप्त हुई थी। लगभग 3/4 बहुमत वहां पर भाजपा प्राप्त करी। इसके अलावा आप आइए एमपी। एमपी में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है मोहन यादव जी को। अच्छा, आप देखेंगे उसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समुदाय से आते थे, वह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको हटाकर भी जो नया मुख्यमंत्री बनाया गया वह भी ओबीसी समाज से आते हैं, क्योंकि एमपी की बाउंड्री भी सटी हुई है यूपी और बिहार से। ऐसे में यूपी और बिहार में यादव समाज बहुत डोमिनेंट कास्ट है। और यहां पर यूपी में भी समाजवादी पार्टी पूरा वोट ले आती है यादव समाज का, और बिहार में भी यादव समाज का वोट पूरी तरीके से आरजेडी के पास रहता है। ऐसे में भाजपा की कोशिश यह रही है कि वो यहां पर यादव समाज के वोट को अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को बना दिया वहां का मुख्यमंत्री। और आप नोटिस करेंगे कि प्रचार करने में भी मोहन यादव का बहुत उपयोग किया जाता है। खासकर यूपी उपचुनाव में मोहन यादव को बहुत प्रमुखता से प्रमोट किया गया था, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मोहन यादव जी का वहां पे उपयोग किया गया था, और वह स्टार कैंपेनर थे। अभी आप देखेंगे बिहार चुनाव में मोहन यादव जी की बहुत बड़ी रैलियां लगने वाली हैं, क्योंकि यादव वोट बैंक में सेंध मारना यह बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। वह कोशिश कर रहे हैं कि अगर यादव समाज को ब्रेक कर दिया गया और उनका वोट अपनी तरफ आकर्षित करवाया गया, तो यूपी से समाजवादी पार्टी और बिहार से आरजेडी का खात्मा जो है वह हो जाएगा। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, अपर कास्ट से आते हैं, राजपूत समाज से हैं, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में टसल रही है, अगर योगी का चेहरा इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य यहां पर अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाते? बहुत प्रयास हुआ था, यहां तक कि केंद्रीय लीडरशिप भी चाहता था कि केशव प्रसाद मौर्य यहां बन जाए मुख्यमंत्री, पर योगी आदित्यनाथ के वहां पर कुछ चली नहीं उनकी। योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द ही समाहित कर लिया है। यहाँ तक कि जाति जनगणना को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार अपोज करते रहे। उन्होंने नारा भी दिया था ना, बटोगे तो कटोगे, लेकिन अंत में वह भी दबाव में आए हैं केंद्रीय राजनीति के, और यहाँ पर उनको ट्वीट करना पड़ा कि भाई हम भी समर्थन करते हैं जो यहाँ पर जाति जनगणना होने वाली है। अब यहाँ पे आप बात समझ रहे होंगे कि भाजपा की वर्तमान राजनीति जाति आधारित तो है, लेकिन क्या वह जो राज्य की पार्टियां हैं, क्या वह उनसे वोट बैंक छीन पाती हैं? तो नतीजा आपके सामने है, कई सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। भाजपा ने जातीय समीकरण बैठाया ही ऐसे है। अगर आप 2015-2020 के बिहार चुनाव को देखेंगे, जहां पर 2015 में उन्होंने जीतनराम मांझी, जो कि मुसहर समुदाय से आते हैं, महादलित से आते हैं, उनका उपयोग किया था नीतीश कुमार को साधने के लिए। और भाजपा वहां पर केवल 52 सीट प्राप्त की थी, लेकिन एक समय लगा कि भाजपा वहां पे सरकार बना लेगी। अगर वह डीएनए वाली बात मोदी जी नहीं की होते ना, तो शायद सरकार वहां बन गई होती। वैसे ही 2020 में उन्होंने यहाँ पर यूज किया था चिराग पासवान का नीतीश कुमार के खिलाफ। तो नीतीश कुमार को साधने के लिए एक बार जीतनराम मांझी, तो एक बार रामविलास पासवान। ईबीसी वोट बैंक में भी अच्छी खासी सेंध भाजपा ने यहाँ पर लगाई है। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई ओबीसी में भी दो ग्रुप बन चुके हैं, एक जो ओबीसी का अपर कास्ट है, सारा जो सुख सुविधा वह लूट ले जा रहे हैं, ऐसे में बाकी ओबीसी समाज के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ से ओबीसी बनाम जो अपर ओबीसी है, यह राजनीति करते आपको भाजपा जरूर दिखाई देगी। आप उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ पर भी भाजपा की राजनीति कमोबेश ऐसी ही है। केशव प्रसाद मौर्य, इनको भाजपा यहाँ पर उपयोग करती है अपना सबसे प्रमुख यहाँ पर ओबीसी चेहरे के रूप में, और वह यहाँ पर काम भी करते हैं। 2017 में भाजपा की सरकार बनाने में केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने दलित समाज में भी अच्छी खासी सेंध लगाई है। वाल्मीकि समाज पूरे तरीके से भाजपा को यहाँ पर वोट देता है। यही हाल दिल्ली में आप देखेंगे, वहां पर भी वाल्मीकि समाज जो है वो भाजपा का कोर वोटर बन चुका है। तो भाजपा भी जाति राजनीति करते दिखाई देती है, और क्षेत्रीय पार्टियां भी। ऐसा नहीं है कि भाजपा को एक झटके में यहाँ पे साफ कर देंगी। देखिए, कास्ट सेंसस से एक मिथ टूटा है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ने वाली, अब वह भी जाति के मुद्दे पर खेलने वाली है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भाजपा इस स्विच पर एकदम अननोन है। भाजपा का प्रयास जरूर रहेगा कि वो जाति पुट यहाँ पर अपनी राजनीति पर लाए, और जो उसके ओबीसी नेता हैं उनको वो प्रमुखता से आगे करे। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी चेहरा है, और वह खुद आने वाले समय में इस राजनीति को और आगे बढ़ाते जरूर दिखाई देंगे। अभी पहलगाम का दौर चल रहा है, शायद इस वजह से इस मुद्दे पर बहुत बात नहीं हो रही, लेकिन भाजपा स्ट्रेटजी यहाँ पर बना चुकी है कि जाति के पिच पर वह किस तरीके से खेलने वाली है, और बिहार के चुनाव को कैसे वो यहाँ पर डील करने वाली है। तो अब बिहार के चुनाव में नतीजा आएगा हमारे सामने, तब पता चलेगा क्या भाजपा सही में जातीय राजनीति सही तरीके से कर पाती है, या फिर वह
क्षेत्रीय पार्टियों के आगे दम तोड़ जाती है। तो हमें समय बताएगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।